और 12 साल का था तो उस समय कार्यवीर दल की स्थापना हुई थी, तो मैं उसमें सबसे छोटा सदस्य था। सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस में 630 में मेरे बैच के मुझे ही सबसे पहले चार्ज मिला। सबसे पहले चस्का था कि यार जो भी कठिन से कठिन ट्रेनिंग होती है वो मैं करूं। हमेशा मैंने जो है अपने संविधान को अपने हाथ में रखा, हाथ में रखने का मतलब बाद की ट्रेनिंग करी, एंटी टेररिस्ट वो भी ट्रेनिंग आपने वो भी ट्रेनिंग करी। और मैंने बम डिस्पोजल की ट्रेनिंग करी। 36 थानों में से 9 थानों में दोबारा प्रभारी बना। अच्छा, दोबारा जनता की मांग पे गीता की डायरी रखता था। अच्छा। क्योंकि जब पन्ना पलटते तो उसके नीचे या ऊपर कुछ न कुछ एक श्लोक और नीचे कुछ न कुछ स्लोगन रखते थे। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जो परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि भारत देश पर और भारत माता के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने वाले वीर सपूतों की इस भारत में कमी नहीं है। उन्हीं में से एक मेरे साथ हैं जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में, और मेरे साथ सेवानिवृत्त प्रेमवीर राणा हैं जो कि पुलिस अधिकारी रहे, और पुलिस अधिकारी रहते हुए उन्होंने कई केस ऐसे सोल्व किए जो किसी और के बस की बात नहीं थी। उन्होंने समाज सेवा भी की, समाज सुधारक भी रहे, और पुलिस में ही रहते हुए समाज को सुधारने के लिए कई बड़े बड़े कार्य भी किए। लेकिन अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, इनसे बातचीत करेंगे। प्रेमवीर राणा जी, आज आपसे जो है हमारी मुलाकात हुई और आपसे फेस टू फेस बात करने का हमारा भी सौभाग्य जो है आज हमको मिला। आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले तो हमारे चैनल पर। सर्वप्रथम तो आपके चैनल का स्वागत है कि आप आजकल बिजी लाइफ से मेरे गांव में आए और आपने ये सोचा कि मेरा इंटरव्यू लिया जाए। तो श्रीमान जी बताइए क्या सेवा है। प्रेमवीर राणा जी, पहले तो मैं पूछना चाहूँगा कि आप पुलिस में थे, पुलिस में जाने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? वहाँ रहते हुए आपने देश की सेवा की, तो मैं ना ज़्यादा बोलते हुए चाहूँगा दर्शकों के सामने आप अपने बारे में बताएं। मेरी ग्राम जन्मभूमि निरपुड़ा है, जहाँ आप लोग बैठे हैं, ये मेरा घेर है। प्रेरणा वाली जो बात आप पूछ रहे हो, मैं लगभग 12 साल का था। मेरे बुजुर्ग जो वैदिक धर्म के अनुयायी थे, आर्य समाज थे, और आर्य समाज एक ऐसी संस्था है जो अंधेरे से प्रकाश की ओर जाती है, क्योंकि सब वेदों पर टिकी हुई है। जैसे उसी आधार पर मुझे संस्कार मिले, और 12 साल का था तो उस समय कार्यवीर दल की स्थापना हुई थी, तो मैं उसमें सबसे छोटा सदस्य था। उस समय मैं जो है कक्षा 7 में पढ़ रहा था। यहीं मेरी शिक्षा हुई, गांव में हाई स्कूल था। उसके बाद बराबर में इंटर था। मेरा सपना था पायलट बनने का। पायलट बनने का आपका सपना था? सपना पायलट बनने का था। मैं सोचता था, पायलट में ये सुना था कि बहुत मजा रहता है, ऊपर दुनिया घूमते हैं, और 10 साल की सर्विस करके फिर जो है आप समाज की सेवा दे सकते। तो उस सपने के आधार पर मैं एयरफोर्स में गया। पायलट की ट्रेनिंग बहुत महंगी थी उस समय, हम लोग सक्षम नहीं थे, हमारे गार्जियन, तो मैं एयरफोर्स में किया। लेकिन न जाने किसी कारण से जो है एयरफोर्स में चुनाव सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि मेरा पिताजी मुझको कुछ और चाहता था। अच्छा। मेरा पिताजी चाहता था कि आप जो है डॉक्टर बने। मेरे दिमाग में रहता है डॉक्टर तो ठीक है, अच्छी बात है, सेवा है, लेकिन ऐसा समीकरण बदलते भारत के कि हमारे उस समय जो है सन 84 में हमारे देश की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के अंगरक्षकों द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। उस समय जब मैं स्नातक की पढ़ाई कर रहा था, मेरा फाइनल ईयर था, अचानक देश में दंगे हुए, और मेरे दिमाग में उसी जब टच हुआ कि यार आपको सेवा या तो भारत की सेवा वैसी करनी चाहिए या पुलिस में भर्ती हो जाना चाहिए। तो मेरे गांव के एक सूबेदार थे महावीर सिंह, जिसका मेरा आज भी मैं अपने पिता तुल्य उनको समझता हूँ। वो बरेली में पोस्टिंग थे, तो मैं वहाँ पर जो है चला गया हूँ। नवंबर 31 अक्टूबर घटना हुई थी, और 12 नवंबर को मैं चाचा के पास चला जाता हूँ, और वहाँ पर जाकर बिना परिवार के बताए मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद पर भर्ती हो जाता हूँ। वही मेरा समीकरण था। अब मुझे जब भर्ती हो गया तो पता लगा कि भाई ये तो आप जो है BA भी दोबारा करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये तो प्रैक्टिकल की, क्योंकि BSc कर रहा था। तो मैंने फिर नौकरी छोड़ू तो गड़बड़। अच्छा। घर वाले बिना सलाह के गया था। कुछ दिन तो ट्रेनिंग में भी मन नहीं लगा, लेकिन फिर मुझे जो वहाँ के अधिकारी थे उसने कहा कोई बात नहीं, आप हाई स्कूल फर्स्ट डिवीजन हो, इंटर फर्स्ट डिवीजन हो, कोई बात नहीं, आप सिपाही बनो, आप दरोगा बनोगे, आप सपना ऊंचा रखिए। तो मैं वही सपना करते हुए फिर मैंने BA किया।
नौकरी करते करते MA किया, फिर मैंने डबल MA किया, फिर वहीं LLB किया। और मैं साथ साथ में एक सोचा कि यार दरोगा मुझे बनना है। और दरोगा बनने का सपना क्यों आया कि फिर चले गए थे वहाँ अपराध रोकथाम कि एक स्टेशन अफसर पुलिस विभाग में कैसा होता है कि एक ये समझिए कि एक कड़ी होती है, एक बिंदु होता है वक्र पूरे अपराध रोक पूरे उसका जो है शासन प्रशासन का स्टेशन अफसर एक। तो मेरे दिमाग में स्टेशन तब बनोगे तब दरोगा बनोगे। तो खुदा न खास्ते 91 में 84 में सिपाही होगा, 91 में सब इंस्पेक्टर की परीक्षा निकली। और 91 में जब हम लोगों ने परीक्षा दी, अचानक किसी कारण से शासन प्रशासन की वजह से वो परीक्षा कैंसिल हो गई। अच्छा। तो हम 5-6 साल तक जो है उस परीक्षा में लटके रहे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चलते रहे। 96 में हमारा रिजल्ट निकला और हम जो है चयनित हो चुके। अच्छा। समीकरण ऐसे बने कि ट्रेनिंग हमारी हुई और वहां से एक जज्बा हमारे दिमाग में आ गया कि अब हमें आर या पार, अपराध रुकते कैसे है, अपराध न हो तो ज्यादा बेटर है। तो उस अपराध रोकथाम के ही समीकरण बनने लगे। और फिर मुझे में ही एक उस समय अपने 630 सब इंस्पेक्टर थे जो ट्रेनिंग की थी। सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस में 630 में मेरे बैच के मुझे ही सबसे पहले चार्ज मिला। सबसे पहले आपको चार्ज मिला 630 में से? 630 में से। हाँ। और वो भी अंडर ट्रेनिंग, जबकि उस काल में अंडर ट्रेनिंग चार्ज नहीं दिए जाते थे। हाँ, लेकिन आपको दिया गया। अधिकारी के वक्त बहुत एक्शन वाला है, पढ़े लिखे है और मेरे दिमाग में रहे जैसे भर्ती है। फिर मैं ऑलराउंडर खेल में रहा। यहाँ की राइफल शूटिंग, वॉलीबॉल, कबड्डी और जो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी दौड़ होती है 26 मील, मैं 26 मील का भी धावक रहा। अच्छा। तो सारे खेल ऑलराउंडर खेल रहा। उधर मैंने MA कर दिया, LLB की पढ़ाई में फिट रहा, अधिकारियों का आज्ञाकारी रहा। और सपना था एक दरोगा बनना, स्टेशन अफसर बनना। तो मैं जब स्टेशन अफसर बना तो मैंने अपने परमपिता परमात्मा को, अपने गार्जियनों को कहा कि ठीक है, जो मेरा सपना था, संकल्प था, वो हो गया। अब परमपिता परमात्मा से, क्योंकि जब मेरा साक्षात्कार हो रहा था, एक नाम थे अधिकारी DIG राय, उमापति राय। तो उन्हें जब मेरे से इंटरव्यू में पूछा कि भाई आप दरोगा क्यों बनना चाहते हो, तो मैंने उनको बताया कि साहब इसका जवाब तो मैं दरोगा बनने के बाद ही दूंगा। अच्छा। तो एकदम मेरी तरफ को देखने लगे, इसका मतलब क्या है। मैं जवाब पूछा आपसे, मैं कहा साहब यहाँ तो मैं चिंता ये करता, मैं ये करूंगा, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं। जब मैं दरोगा बन जाऊंगा और मैं क्या काम करूंगा पुलिस के लिए, समाज के लिए, तभी उसका जवाब होगा। तो बड़े खुशी, कई मिनट तक उन्हें ठाके लगाए कि यार ये इंटरव्यू में अलग स्पेशल केस आया है। अच्छा। तो उन्होंने कहा ठीक है, तेरा रिकॉर्ड देखते तो दरोगा बन जाएगा तू, लेकिन तब हम देखेंगे। हमने कहा ठीक है, ऐसा वादा किया। और वो दिमाग में जब मैं बैठता था कुर्सी पे, तो दिमाग में रहता रायपति राय, जिनके आगे भी राय पीछे भी राय, ऐसे अधिकारी थे, बिल्कुल बोल्ड अधिकारी थे। तो मैंने मगर जिसने आपका चयन किया है, तो वही सपना रहता था और मैंने वो काम किया। अब मेरे मन में जो है 2 संकल्प आ गए कि एक तो संकल्प था अपराध रोकथाम के लिए आपका चयन हुआ है, दूसरा संकल्प था इसको करेंगे कैसे। क्योंकि पुलिस में जब दरोगा बन जाता है, स्टेशन अफसर बनता है, तो उसको 3 बिंदु पर लड़ना पड़ता है। 3 समांतर होते, एक तो उसका स्टेशन अफसर बन गया, उसके अधिकारी खुश रहने चाहिए। खुश रहने का मतलब है कि भाई वे उसके आज्ञाकारी हो। दूसरा, उसके जो अधीनस्थ होते हैं वे खुश रहने चाहिए। तीसरा, जो हमारी सरकार है, नेता नगरी, वे भी खुश रहने चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, तीनों को कैसे सामंजस्य बैठा जाए, तो मैं उस दृष्टि देखते हुए वो किया। सबसे पहले जिस थाने में रहता था, मेरे दिमाग में था कि यार ये दलाली जो प्रथा है, दलाली प्रथा ये नहीं कि पैसा लेने दे, दलाली कई प्रकार की होती। कुछ चुनिंदा लोगों के थाने में आना जाना, ये करना, तो उनकी बात मानना, और नहीं जब उनकी बात नहीं मानेंगे तो पुलिस के खिलाफ कुछ भी कर ले देना। कुछ पत्रकार महोदय, आप नाराज मत होना, अच्छा, पत्रकार महोदय भी ऐसे होते थे। अच्छा। कि अगर भाई तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तो आपकी खबर गलत निकाल दूं। हमने कहा भाई ठीक है, तो आप खबर निकाल सकते हैं, आप अधिकार है आपका, लेकिन हमारे शासन प्रशासन के हिसाब से तो आप जो है, आप चौथा स्तंभ हो, आपको सही करना चाहिए जैसे हम करें। लेकिन अगर आप किसी कारण से अपने कर्तव्य के प्रति सजग भी नहीं रहते, निकाल देते, कोई बात नहीं, उसकी जांच होगी, और जांच होगी, अगर हम सही है तो सही माने जाएगा। तो वही धारणा लेते हमने ऐसा काम किया। हमने मेरा एजेंडा मैंने बना लिया, ठीक है यार, जो सामाजिक बुराई हमें मिली है बचपन से, अगर वो मैं स्टेशन अफसर रहते सामाजिक बुराई न होने दूं, तो शायद मुझे समाज अपनों हाथों हाथ फैले। सबसे नंबर 1 बुराई है नशे की। नशे से 50% अपराध बढ़ते हैं समाज में। तो मैंने अपने नशे को सोचा कि अपने क्षेत्र में तो नशा, जहाँ भी आप रहेंगे उस क्षेत्र में नशा नहीं होगा। फिर एक दूसरी चीज है सट्टा जुआ। सट्टा जुआ भी जो है मेरे दिमाग में आता था जी, महाभारत सट्टे जुए से हो सकता है, तो हमारा समाज किस खेत की मूली है, तो मगर सट्टा जुआ भी नहीं होना चाहिए। तो 2 नंबर पहले
तीसरे नंबर पे मैंने ये किया कि जो आजकल का ज्यादा बढ़ गया, हिंदू मुस्लिम सिख है, धर्म के आडंबर में भाई कब्रिस्तान है, ये फलासी है, ये मंदिर, धार्मिक भेदभाव समाज में न हो, क्योंकि आत्मा तो सब में एक ही है। और भाई हम सबके पूरे सर्व समाज के लिए स्टेशन अफसर है, उनका थाना है। मेरी तो नियुक्ति केवल उससे थाने में हुई है, थाना तो उन्हीं का है। तो मैं कभी भी किसी समाज, किसी जाति, किसी क्षेत्र की भावना नहीं रखता था, बल्कि ये रखता था क्षेत्र इनका है, मैं इनकी ड्यूटी देने के लिए यहाँ आया हूँ। और मैं कुछ कितने दिन के लिए, मुझे भी नहीं पता कितने दिन के लिए, तो मैं एक ऐसा छाप छोड़ कर जाऊंगा अपराध रोकथाम में। तो ये तो 7.5% अपराध मानता था कि 7.5% अपराध अगर पुलिस इसकी तरफ को बढ़ती है, दूसरे का पक्ष लेती, तो 7.5% अपराध बढ़ जाएंगे। 7.5% अपराध वहाँ के क्षेत्र के हिसाब से बढ़ते हैं, वहाँ का वातावरण कैसा है। मान लिया किसी क्षेत्र में जो है कोई आपको किसी संगठन कोई मजबूत है, जी। कोई दूसरे संगठन को, तो अगर कुछ ऐसी स्थिति आती है तो आप उसके पक्षपात मत बनिए। वहाँ का माहौल कैसा है, तो माहौल परिवर्तन कोशिश करी जनता के साथ। मान लिया कहीं आपने देखा होगा कहीं व्यापारी लोगों के कस्बे में पोस्टिंग हो गया, कहीं किसानों की बात है, कहीं किसानों के हो गए, तो वहाँ के माहौल के हिसाब से भी अपराध बढ़ते हैं। तो मैंने वो अपने में भी ध्यान रखे। और ऐसे हर एजेंडा अपराध कैसे घटते, कैसे बढ़ते, कैसे घटाया जा सकता है, तो ये सब चीज करते करते एजेंडा ऐसा हुआ कि मैं जनता मुझको जो है अपने हाथों हाथ लेने लगी। लेकिन कुछ 5% 4% हमेशा विरोध में रहते थे कि क्योंकि कुछ की दुकानें बंद हो जाती थी। और क्योंकि मैं जिस स्टेशन अब बनता था वहाँ, तो एक जो है बोर्ड लगाता था, सावधान सावधान खबरदार खतरा, दलाल सावधान, एक बोर्ड लगता था। उसमें लिख देता नीचे कि भाई ये थाना आप, मेरी नियुक्ति आपके जो है सुरक्षा के लिए हुई है, आप मुझको अपना सुरक्षा अधिकारी समझोगे। मैं कभी भी जो है अपने को थाना अध्यक्ष कहलाने में इतना आनंद नहीं आता था जितना मुझे सुरक्षा अधिकारी कहलाने में। सुरक्षा अधिकारी कहलाने में जो आनंद आता था। कि जो मैं कभी भी अपने को, मैं स्टेशन अफसर एसओ बोल रहा हूँ, मैं इंचार्ज बोल रहा हूँ, मैं फला, कभी भी मेरी आपने सुना होगा, कभी भी मैं ऐसे फोन पर न बोला, न कभी धमकी दी इस चीज के लिए। क्योंकि क्या होता है, जिस चीज के लिए आप ज्यादा बार बार उसी शब्द को बोलते रहोगे तो वो आपके दिमाग में छाप। तो मैं इसलिए हमेशा ये सोच कर बात करता था, ये सोच कर काम करता था कि मैं इनकी सुरक्षा के लिए दायित्व है, मेरा दायित्व असली जो है सुरक्षा का दायित्व है, वही मैं काम करता था। और अपराध रोकथाम जब होने लगी क्षेत्र में, जैसे आजकल माननीय मुख्यमंत्री है संबंधी अपराध न हो, इस तरह के बच्चों के प्रति अपराध न हो, जैसे कई समीकरण पे लेके चल रही, तो मेरे मन में ऑलरेडी पूर्व में ही थे। और अपराधी में इतना भय हो जाना चाहिए कि खुद अपराधी, अगर उनको इतना विश्वास हो जाना चाहिए कि अगर मेरे स्टेशन अफसर यहाँ जो हमारी नियुक्ति हुई है वो गलत नहीं करेगा, वो गलत मुकदमे नहीं खोलेगा। जैसे मान ले सपोज करो अपराध हमने झूठे को भेज दिया तो असली अपराधी बच जाएंगे, फिर अपराध बढ़ेंगे। ये भी मेरे दिमाग में सामान्यतः चलता रहता था। तो मैंने ये आश्वासन जगह जगह, गांव गांव में जाकर, मोहल्ले मोहल्ले में जाकर आश्वासन दिया। मेरी एक एजेंडा था, मीटिंग गांव गांव में करूंगा कि भाई आपको कैसा स्टेशन अफसर चाहिए। 2 घंटे 3 घंटे में उनके गांव में जाकर मीटिंग करता था, गांव को इकट्ठा करता था, किसी स्कूल वगैरह में उनसे पूछता था कैसा स्टेशन अफसर चाहिए, फला फला अपराध नहीं होंगे। तो धीरे 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 वो जो मेरी सोच थी वो जनता में गई और जनता ने मुझे हाथों हाथ लिया। और फिर जो अपराध रोकथाम के फिर अधिकारी ने भी भाई ऐसा स्टेशन अफसर वास्तव में ये कि न्यायपालिका ही मुझे पसंद करने लगी। न्यायपालिका पसंद करना क्या कारण था, वो एक बार एक जज ने कहा यार देखो कितना सुप्रीम कोर्ट तक ये चाहते हैं कि जो लोक अदालत लगे। लोक अदालत का मतलब ये कि अपराधी यार जल्दी जल्दी मतलब ये केस खत्म हो, हम इसी लोक अदालत लगते। अच्छा। लेकिन प्रेम राणा तुम ऑलरेडी लोक अदालत लगा रखी, आप इतना टाइम देते जनता को, झगड़े करते हो। मुझे जो है झगड़े में भी उत्तर प्रदेश पुलिस में मुझे झगड़े में प्रशस्ति पत्र मिलता है। झगड़े कम के फैसले कराए मैं ज्यादा ज्यादा, ऐसे फैसले भी कराए जो मेरे से 20-30 साल पहले भी थाने में चलते रहते थे। 2-2 पीढ़ी उससे बर्बाद होगी, तो मैं भी फैसले कराए। मुझे जो है शासन स्तर से भी इसमें वो मिला। और उत्तर प्रदेश पुलिस में जो एक आम मेडल मिलने चाहिए, एक आम प्रशस्ति पत्र मिलने चाहिए। एक तो मुझे चस्का था कि यार जो भी कठिन से कठिन ट्रेनिंग होती है वो मैं करूँ। अच्छा। और एकदम छलांग लगा कर नहीं जाऊँ। मैंने इसलिए जो है सिपाही से दीवान बना, दीवान से दरोगा बना, दरोगा से स्टेशन अफसर बना, स्टेशन से इंस्पेक्टर बना। तो मैं ये सब सीढ़ी चढ़ा, मतलब और अनुभव उसका प्राप्त करता रहा। दूसरा सबसे बड़ी बात ये दिमाग में रखा कि जो हमारे अपराध शास्त्र है, अपराध शास्त्र में अपराध रोकथाम की हमेशा
मैंने जो है अपने संविधान को अपने हाथ में रखा। हाथ में रखने का मतलब है कि दिमाग में रहा कि संविधान जब हमें इतनी बड़ी आज़ादी देता है, किसी को जो है बराबर का दर्जा देता है, तो वो भी मैं हमेशा वो रखा, क्योंकि संविधान से चलने वाला आदमी कभी भी जो है गलत नहीं हो सकता। वो भी मेरे दिमाग में रही। और मैंने जो बताया कि भाई दिमाग में रही कठिन ट्रेनिंग करो, मैं आतंकवाद की ट्रेनिंग करी, एंटी टेररिस्ट, वो भी ट्रेनिंग आपने वो भी ट्रेनिंग करी। और मैंने बम डिस्पोजल की ट्रेनिंग करी। अच्छा, बम डिस्पोजल की ट्रेनिंग, कमांडो की ट्रेनिंग करी, पीएसयू की ट्रेनिंग करी, थाना मैनेजमेंट की ट्रेनिंग करी, हैदराबाद में साइंटिफिक इंट्रोगेशन कि यार अगर अपराध हो जाते तो अपराधी को कैसे इंट्रोगेशन करोगे, मार पिटाई से नहीं है। जबकि मेरे पे आरोप लगता था प्रेम वीराना बहुत पीटता है, लेकिन मैं साइंटिफिक तरीके से भी केस खोलता था। और मुझे बड़ी खुशी है कि जहाँ जहाँ मैं स्टेशन अफसर रहा, कोई भी ऐसा हीनियस क्राइम नहीं हुआ। अगर हुआ तो सच्चे मुलजिम जेल गए। और जो मेरी सोच थी, अपराधी को भी विश्वास आने लगता है कि प्रेम वीराना को अगर सच बता दोगे तो उन्हें जो झूठे मुकदमे लगाएंगे और जीवन दान मिल सकता है। तो ये आपने सब लोगों ने देखा है, टीवी चैनल ने देखा है, सोशल मीडिया ने देखा है, जनता ने देखा है कि अपराधी मेरे थाने में हाथ उठा कर करते थे, कसम खाते थे कि भाई हम जो है फला अपराध में वांछित है, भविष्य में कोई अपराध नहीं करेंगे। और ये बहुत खरे ऐसे अपराधी जो कुख्यात अपराधी थे वे भी खरे उतरे। मुझे अधिकार ने मुझे हमेशा जो है प्यार दिया। प्यार देने का कारण मेरे रिकॉर्ड अच्छा रहा, अभिलेख सही रहे, तो मुझे जो है जो शुरू से मेडल मिलते, सराहनीय सेवा, उत्कृष्ट सेवा, राष्ट्रपति के वीरता के सेवा, गृह मंत्रालय बेस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन के मेडल, ये सारे मेडल जो उत्तर प्रदेश पुलिस में मिलने चाहिए मुझे जो मिले। और मैं अपनी नौकरी से मैंने जो मुझे दायित्व सौंपा गया था वो दायित्व मैंने पूरा निभाया। और उसका रिजल्ट भी मैंने तब देखा। ऐसा अक्सर कहते हैं कि पुलिस की झंडे ताले तक की आ रही है, लेकिन नहीं। जब 31 दिसंबर को पेंशन आया 24 में, और पेंशन के बाद मुझे जहाँ मैं यूडब्ल्यू मेरिट पोस्टिंग था वहाँ सम्मान हुआ। फिर गांव वालों ने कहा कि भाई यहाँ भी तुम अच्छे काम करते, गांव में जरूर आना। मैं गांव में गया तो जैसे ही उनको पता लगा कि भाई 31 तारीख को इसमें जो है इनका स्वागत समारोह हो रहा, बहुत बड़े स्तर पर, क्योंकि नीरपुड़ा गांव में आज तक किसी का भी इतना बड़ा सम्मान नहीं हुआ था जो सम्मान देखा सबने। तो एकदम 2-3 फोन आ गए, नहीं साहब हम आपको सहारनपुर नहीं जाने देंगे, सबसे पहले हम शामली में आपका स्वागत करेंगे। अच्छा, स्वागत तो ऐसी पार्टी देंगे कि आपने ऐसी पार्टी आज तक ली नहीं होगी। तो मैं उनका जो अनुरोध था स्वीकार किया। और 31 तारीख को जब यहाँ स्वागत था तो 1 तारीख को मैं शामली में हुआ। तो शामली वेंकट हॉल में जब मैंने उनका स्वागत समारोह देखा, 100-200 को अपनों को फ़ोन किया और जनता जब आई तो वो मिष्ठान, वो उन्हें स्वागत था कि मैं अपने बच्चे की शादी भी इतनी अच्छी नहीं कर सकता जितना उन्होंने इतना उनका स्वागत किया। फिर 2 तारीख में रामपुर, 3 तारीख में फला जगह, 4 तारीख में फला जगह, लगातार 42 दिन तक स्वागत समारोह होते। 36 थानों का प्रभारी रहा मैं, 36 थानों का प्रभार है। और उसमें से उत्तर प्रदेश का ये भी एक रिकॉर्ड बना, 36 थानों में से 9 थानों में दोबारा प्रभारी बना। अच्छा, जनता की मांग पे। अच्छा। अपराधी की रोकथाम की वजह से मुझे मेरे कार्य प्रणाली अधिकारियों को पसंद आई, जनता को पसंद आई। ये उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड है। कोई इक्का दुक्का तो हो जाता है, एक थाने में चले गए दूसरी बार, लेकिन 9 थाने में मैं दोबारा थाना प्रभारी बनने के लिए बहुत से तो मैं देखा अपनी लाइफ में ही कि भाई थाने से जो है अगर जाता तो बड़ी खुशी मनाती जनता, चला गया दुष्ट आदमी था भला। लेकिन मुझे ऐसा भी हुआ, जनता ने मेरे पक्ष में ट्रांसफर न हो, ट्रांसफर हो गया तो जनता ने जाम लगाया कि नहीं हम जाने नहीं देंगे। अधिकारी ने कहा भाई क्या हो रहा है, हमने कहा सब पक्ष में जाम लग रहा कि बेवकूफ़ इनको समझाओ। तो 2-3 जगह तो ऐसे मौका है हम समझा कर उनको गए, अरे भाई जाने हमारी मनपसंद पोस्टिंग हो रहा, अच्छा हो रहा है, ये हो गया, वहाँ के भी अपराध रोकने हैं, ये भी होना है। तो इस तरह की नौकरी चलती रही। मैं बड़ा खुश हूँ। यानी बहुत कम अधिकारी ऐसे होते हैं जिनको जनता से प्यार मिलता है। विरोध में तो प्रदर्शन बहुत होते हैं, लेकिन समर्थन में प्रदर्शन आपके लिए हुए नहीं। मैं अपनी नौकरी में जनता से बेहद खुश हूँ, अधिकारी से बेहद खुश हूँ, अधीनस्थों से बेहद खुश हूँ। मैंने कभी भी अपने अधीनस्थों की जैसे मान लिया कोई गलती कर दी, उसकी रिपोर्ट दे दी, उसको सजा मिलनी चाहिए। कभी भी अपने अधीनस्थों को सजा नहीं होने दी। ये होता है जहां मैं जिस थाने में था बराबर के थाने के अधीनस्थ भी, सिपाही कर्मचारी भी कहते हैं ऐसा हमारा स्टेशन अफसर होना चाहिए, ऐसा स्टेशन अफसर होना चाहिए। एक आपके बारे में ये प्रचलित है बात कि जहाँ पे आप जाते अपनी कुर्सी लेकर के
ये क्या बात? ये बात भी सत्य है। सरकार तो कुर्सी आपको देती होगी नहीं, सरकार कुर्सी देती है, सरकार हमेशा थाने फर्नीचर देती है, लेकिन मेरे मन में भावना एक ये रहती थी कि यार एक अपनी कुर्सी बनाई जाए स्टेशन अफसर। जैसे मैं स्टेशन अफसर बना तो मैं अपनी एक कुर्सी बनाई, और कुर्सी जैसे हमारे एक परंपरा है, हर जैसा आपका आसन होगा, जैसा आपकी सोच होगी, ऐसी आपकी मन में रंध्र आपके मस्तिष्क में भी सोच चलती रहेगी। इसीलिए न्यायाधीशों की कुर्सी बड़ी ऊंची होती है, राजा महाराजा की कुर्सी बड़ी ऊंची होती है। लेकिन मैं अभी आपको बता रहा था, वो दिमाग में नहीं था, मेरे अंदर था सुरक्षा अधिकारी। सुरक्षा के अधिकारी की कुर्सी भी ऊंची होनी चाहिए। तो मैं एक बहुत सहारनपुर में कुर्सी के लकड़ी के बड़े बड़े कारीगर है, तो एक बहुत अच्छी कुर्सी बनवाई। लाठी में अपनी रखता था। अच्छा, लाठी अपनी रखता था। डायरी हमेशा मुझे बहुत बड़ी बड़ी डायरी दी। अच्छा। लेकिन मैं हमेशा जो है गीता की डायरी रखता था। अच्छा। क्योंकि जब पन्ना पलटते तो उसके नीचे या ऊपर कुछ न कुछ एक श्लोक और नीचे कुछ न कुछ स्लोगन रखते थे, तब उस पर लिखते थे। कुछ स्लोगन देख कर कुछ न कुछ अच्छे विचार आते थे। मैं ये सोचता हूँ कि दुनिया एक विचारों की दुनिया है, जैसी जिसकी भावना ऐसी उसकी वो होगी। तो वो भावना रहती थी और अच्छे काम होते चले गए, और मुझे जनता, अधिकारी, अधीनस्थ प्यार करते चले गए। और ऐसी 40 साल ऐसी नौकरी कटी, मुझे तो नौकरी का वास्तव में पता ही नहीं लगा। बड़ी बड़ी घटना मेरे साथ हुई, लेकिन हमेशा जनता ऐसे लगे कि मेरा परिवार ही है, तो अच्छा रहा। अभी एक और चीज आपके बारे में प्रचलित है कि एक जो है मुठभेड़ के समय आपके पैर में भी गोली लगी। हाँ, ये बात सही है। रामपुर मनिहारन एक सहारनपुर में कस्बा है। वहाँ मैं इंस्पेक्टर, प्रभारी इंस्पेक्टर था। वहाँ पर खुदा न खास्ते हो जाते दंगे, सांप्रदायिक दंगा होया, और मैं मौके पे जैसी सूचना मिली मौके पे बहुत जल्दी, ये मेरे में कमी रही या मैं तो इसको अच्छा ही मानता हूँ, पुलिस अधिकारियों को तुरंत मौके पे कोई भी घटना हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन मौके पे इतनी जल्दी जाएगा तो बड़ी घटना टल सकती है। मेरे लिए सबसे बड़ी घटना थी। अच्छा। मेरे गोली लगी, और 2 ऐसे गोली लगने से इतनी बड़ी घटना थी कि वो मेरा जीवन दान, मैं तो समझता हूँ कि जीवन दान मुझे जनता की दुआओं से ही मिला। मेरी पैर की, दाहिने पैर की दोनों हड्डी टूट गई थी, हाथ में लगी थी, कुछ कंकड़ पत्थर जो है नाक पे लगे, मुंह पे लगे। लेकिन मुकदमा भी 302 का होया, क्योंकि वो होता है अक्सर उफान आता है। लेकिन जनता सड़कों पर आई, स्कूल बंद हुए, डिग्री कॉलेज बंद हुए, और पत्रकार बंधु ने, ये भी दो राय नहीं, उस समय पत्रकारों ने भी आपको उस समय सभी पत्रकारों ने वो चीज पत्रकार पेपरों में लिखी जो लिखनी चाहिए थी, और जो छूट-मूट उससे पहले 2015 से मेरे मन में छोटी-मोटी बात भी थी पत्रकारों के प्रति। तो मैं उस समय ये सोचा कि यार वास्तव में जब समय समय पे आवश्यकता पड़ेगी तो पत्रकार वास्तव में हमारे देश के लिए वो भूमिका निभाएगा जो 2015 में जून में मेरे लिए निभाई। तो जब पुलिस के प्रति इतनी भूमिका, तो तब देश को आवश्यकता पड़ेगी, भले ही कुछ समय के हिसाब से बोले, लेकिन जब देश को आवश्यकता पड़ेगी तो हमारा पत्रकार बंधु भी पीछे नहीं रहेगा। ये उस दिन मेरे भावना आई जो मेरे मन में अब भी है। एनकाउंटर आपने कितने किए अपने समय में? एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आपको बोला जाता है कि आप थाने में आते थे तो अपराधी वहां से भाग जाया करते थे। देखो, एनकाउंटर तो फैक्ट बात है, एनकाउंटर में बहुत करूँ। मैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ऐसे कहते थे मुझको कि भाई अपराधी ऑलरेडी क्षेत्र छोड़ देते हैं। कई एनकाउंटर में किए और ऐसे भी किए जो वास्तविक में, क्योंकि मैं इनकाउंटर विश्वास में रखता था कि वास्तविक इनकाउंटर हो, आमने सामने, या तो उनकी गोली से हम मरे। इनकाउंटर का मतलब ही है वे हम पे गोली चला, हम उन पे गोली चले। वो हमारी किस्मत है कि कौन जीतेगा, क्योंकि पुलिस भी एक अर्धसैनिकी है, स्टेट वाइज है। जैसे ऐसे बॉर्डर पे हमारी सेना रहती, बीएसएफ रहती, और जो है और एसएसबी रहती है, तो उनका भी यही दायित्व रहता कि गोली जब चलती तो पता नहीं वो हमारी गोली उसके जान लेगी या उसकी लेगी। ऐसी कभी कभी परिस्थितियाँ उत्तर प्रदेश पुलिस, स्टेट की पुलिस के सामने भी आती है। ऐसे भी मौके आए, रामपुर मनिहारन भी मौके आए। एक दुर्दांत अपराधी था, 2.5 लाख का रुपए का इनामी था, उससे मुठभेड़ हुई। नाम तो बहुत थे, नाम 4 अपराधी थे, लेकिन 2 अपराधी हमने जिंदे पकड़े, 2 अपराधी मारे गए इनकाउंटर में। कई लोगों ने हमको, पूर्व लोगों ने कहा कि जिंदे मत पकड़ो यार, इनको मार दो। हमने कहा कि भाई जब हमारी तब से सच्चाई पे चल रही है, हम करेंगे वो जो सच है। हमने उनको जिंदे पकड़े, उन्हें कुछ ने कहा तो गवाह बन जाएंगे तुम्हारे खिलाफ। हमने कहा नहीं, हमको ईश्वर देख रहा है, इनके कर्तव्य को ईश्वर देख रहा, हमारे कर्तव्य को ईश्वर देख रहा। हमने देखा। और वे कितने एनकाउंटर लगभग आपने किए होंगे? हमने कई दर्जनों इनकाउंटर किए, लेकिन सबसे बड़ा इनकाउंटर स्पेशलिस्ट तो मैं ये मानता हूँ कि मुझे इनकाउंटर करने तक
जो सफर होता है, यानी कि जो अपराधी इनकाउंटर लाख बन जाता है उस पर इनाम होता है। जिस क्षेत्र में रहा मैं, तो ये कोशिश करी गई कि वो अपराधी इनकाउंटर लाख ही ना बने, यानी कि उस क्षेत्र में अपराधी पैदा ही न हो और ऐसी समस्या न हो कि हम जो है इसके परिवार को बर्बाद किया जाए। क्योंकि अपराधी के घर बुलाता था मैं, कई थानों में ऐसा मैंने रिसर्च किया कि अपराधी से पेड़ लगवाए, अपराधी पेड़ लगवाए, हिस्ट्री शीटर से पेड़ लगवाए। हिस्ट्री शीटर की भी मीटिंग करता था मैं, और वो महीने में उसमें पानी देने आते थे, तो उनके मन में रहता था। और कई बताया कि अपराधी सुधरे, और मेरे दिमाग में रहता कि हमारा जब जान सामने वाला, यानी कि मेरे सुरक्षा अधिकारी, हमारा गार्जियन, मैं उनको कहता कि भाई मैं सुरक्षा हूँ, तुम्हारा अधिकारी हूँ। अगर तुम बाप बेटा भी लड़ोगे, तुम पति पत्नी भी लड़ोगे, तो तुम आएंगे तो पुलिस के पास ही। तो वे समझ गए ये तो धर्म होना एक अलग है, जाति होना एक अलग है, सुरक्षा पुलिस की नींव ही हमारी सुरक्षा के लिए पड़ी है। तो उन्हें मुझे बड़ा रिगार्ड दिया, और मुझे कम से कम समय में सफलता मिली कि मैं अपराध को न होने दूं। एक ये भी बात प्रचलित है आपके बारे में कि कभी आपने लोगों पे जो है झूठे केस नहीं लगने दिए, आपने कोशिश ये की किसी का नाम उसमें ना आए, और आपने ये सीख भी दी। जब आपका रिटायरमेंट हुआ तो आपने अपने भाषण में ये भी कहा कि कोशिश ये जाए कि जो आदमी जो है गुनहगार नहीं है वो ना फंसे। देखो, हमारा देश रंग बिरंगा देश है, बहुत धार्मिक देश है, आप अपने धर्म को मानते, लेकिन सभी धर्मों में एक जरूर बताएगा कि कभी भी निर्दोष को सजा नहीं देनी चाहिए, चाहे राजा सरकार रही, चाहे किसी सरकार रही। ये कानून में भी लिखा है कि 100 दोषी छूट जाए, एक निर्दोष जेल ना जाए। तो वो दिमाग में मेरे रहता था कि यार कितनी बड़ी चलोक्ति बड़ी चली आ रही है हमारे समाज में, 100 दोषी छूट जाए, एक निर्दोष जेल ना जाए। कितनी बड़ी तुलना, 100 दोष की से एक निर्दोष की तुलना करी है। हमारा एक आम प्रचलित मोहरा है, तो मैं उसी मोहरे को ध्यान में रखता था। इसीलिए मैं कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितनी रातों जागना पड़ा, कितनी मुझे इंट्रोगेशन करनी पड़ी, लेकिन मैं बड़ा खुश हूँ। कोई भी निर्दोष आदमी मेरे कलम से, मेरे निर्दोष आदमी जेल नहीं गया। ये भी एक सम्मान का वो रहा, जनता ने मेरा सम्मान किया। कोई क्षेत्र बड़ी नजर रखता, हम भले ही कुर्सी बैठ के अहम अहंकार पढ़ते हो, लेकिन पुलिस के खाकी वर्दी के पीछे कई आंखें चलती रहती है और ऊपर नजर रखती रहते हैं, कहाँ क्या कर रहे, पुलिस वाले क्या कर रहे, तो वो सब ध्यान में रखकर निर्दोष जेल। प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब आपने खाकी वर्दी की बात कर ही दी है, खाकी वर्दी है क्या? बहुत लोग खाकी का सम्मान करते हैं, बहुत लोगों के मन में खाकी को देख करके एक ऐसे पुलिस वाले की छवि बनती है कि अब मतलब देखो, जैसा होगा, जैसा साहित्य होगा, वो ऐसा ही समाज का दर्पण। इसीलिए कहा गया है साहित्य समाज का दर्पण है। जैसे समाज में हमको दिखाया जाएगा, हमारी मस्तिष्क पे पटल जो जैसी पिक्चर आ जाएगी वो चलता रहेगा। तो कुछ समय तक, लगभग 50 साल तक ये चलता रहा, क्योंकि यहाँ अंग्रेजों का ज़माना था, अंग्रेजों के बने कानून थे। पुलिस तो बनी थी दमन के लिए, उनकी सोच थी दमन के लिए, कुछ वे कानून चलते रहे। लेकिन मैं तो इसके अलावा भी एक बात समझता हूँ कि जो हमारा चलचित्र आया, और उस चलचित्र में हमेशा खलनायक की भूमिका, कुछ पिक्चर को छोड़ दी जाए, हमेशा पुलिस को खलनायक दिखाएगा, और पुलिस की दिखाएगा कि भाई पुलिस कैसे अपराध को बढ़ा सकती है, कैसे हो सकती है। लेकिन जब मेरी पहले ही सोच थी कि हम जो, हमें कैसी जनता हो, कैसी आपका जो है समाज हो, कैसी पुलिस हो, कैसी अपराध तभी रुकेंगे। इसीलिए मैं किताब लिखी, जो आप क्वेश्चन लिख कहना चाह रहे हैं कि कैसे आपने सोचा खाकी। मैंने इस खाकी पे एक वो लिखी, किताब लिखी, उसमें ये लिखा कि समाज, पुलिस और अपराध, समाज में कैसे अपराध कम किए जा सकते हैं। इसीलिए उसका नाम रखा मैं समाज, पुलिस, अपराध। क्योंकि खाकी बड़ी अपराध रोकथाम के लिए, लेकिन कुछ भी आदमी कभी कभी पुलिस को नहीं जानता थाना कहाँ है, वो जिंदगी में थाना, लेकिन पुलिस की छवि उसके प्रति निगेटिव बढ़ गई। मेरे सामने भी कई मौके आए, मैं गांव में जब मीटिंग में करता था और मीटिंग में आते थे तो हाथ खड़ा कराता था कि आप लोग बताओ थाने में कौन कौन आज तक नहीं गए। उसमें से 50-60% तो ऐसे थे कि साहब हम तो थाना सुना ही नहीं, कहाँ रामपुर में थाना, कहाँ ननौते में थाना, कहाँ, मतलब कहने का मतलब है कि खाकी को जानते नहीं है। खाकी वाला जो उसको पहनता है उसको भी दायित्व बनता है कि ये पहनी क्यों। जब तक हम उसका दायित्व नहीं समझेंगे, यार हमने किसकी, जनता की सुरक्षा के लिए वर्दी पहनी,
वर्दी तो रंग दे दिया पहले से चला रहा, उसको रंग को नहीं बदला, इसलिए खाकी पहने तो हमें कहा खाकी की वर्दी, खाकी का रंग, उसको न हम बदल सकते ना बदले, लेकिन खाकी का रंग ऑलरेडी जब हमारे पूर्वज ने, जो हमसे पूर्वज रहे, जो हमारे पुराने रहे, उन्हें पहना, तो इसलिए कहते रहे। लेकिन खाकी के कर्तव्य, खाकी के क्या दायित्व है, खाकी का असली क्या धर्म है, मैंने उसका पूरी तरह से अध्ययन किया और खाकी की हमेशा मनोबल ऊंचा रखा और जहाँ जा रहा खाकी की जय बोली। क्या आज भी वही प्रेमवीर राणा हैं जो अपनी सेवा के समय हुआ करते थे, पुलिस अधिकारी जो हुआ करते थे, या कुछ बदलाव आ गए? देखो सच्चाई तो ये है कि मैं तो, एक नाम है मेरा लौकिक नाम, प्रेमवीर राणा, मेरे बाप ने मेरा नाम रख दिया लौकिक। सच्चाई तो इस शरीर के, स्थूल शरीर के अंदर एक आत्मा है और वो आत्मा जो है यहाँ पर जो है ड्रामा करने के लिए आई है। और मैं ये समझता था कि परमात्मा ने मुझे जो एक निमित्त बनाया जनता की रक्षा के लिए, मेरे दिमाग में रहता, तो जनता, जब मैं निमित्त ही सोच लिया और मैंने लगभग 40-45 साल नौकरी जनता की निमित्त किया, तो मैं वही प्रेमवीर राणा अभू, आत्मा जब भी हुई थी और आत्मा हुई है। आत्मा हमेशा स्वरूप नहीं बदलती, आत्मा का एक शांत स्वरूप होता है, आत्मा के एक ज्ञानवर्धक स्वरूप होता है, आत्मा एक शक्तिशाली होती है, आत्मा एक सहनशील होती है, आत्मा एक विवेकशील होती है, आत्मा एक जो है संवेदनशील होती है। तो मैं वे सारे गुण जो सतो प्रधान कहते हैं, आपने भी सुना होगा कि आत्मा सतो प्रधान होती है, तो मैं आत्मा के सातों गुणों का वो किया और वो रही पुलिस में। कभी किसी को डांटना पड़ता है, कभी किसी को लाठी मारनी पड़ती, वो सब काम किए, पिटाई भी की, सब किया, लेकिन भावना ये रही कि हमेशा पिटाई भी अगर करता था ये सुधर जाए, मामला भाव नहीं रहती, क्योंकि आत्मा का स्वरूप मैं सोचता था कि जब सुधर जाएगी तो भी आत्मा है, अपराधी कितना ही बड़ा वो भी आत्मा, मैं भी आत्मा हूँ, जज साहब भी आत्मा है। तो ये सोच के मैं काम किया, इसी मुझे सफलता का राज दिया कि मैं हमेशा अध्यात्म से जुड़ा रहा। अध्यात्म से आप जुड़े रहे, सेवा आप करते रहे। सेवा निवृत्त होने के बाद भी क्या आप सेवा में रहेंगे जनता की? और सेवा में रहेंगे तो किस रूप में रहेंगे? देखो, सेवा में रहते हुए जब मैं पुलिस की सेवा थी, लेकिन साथ साथ में जो समाज की मुख्य धारा, समाज में जाना, समाज के जो किसी भी वर्ग के मामला, चाहे वो मुस्लिम हमारा समाज हो, चाहे हमारा जो है छोटा समाज हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे जैन समाज हो, चाहे कोई संस्था हो, तो ये सब एक समाज के अंग है, बन चुके हैं। तो मेरे दिमाग में रहा कि नौकरी करते करते उनसे जुड़ा रहा मैं। और रही बात आप पूछ रहे कि भाई क्या आपका इरादा है, मैं शुरू से ही 12 साल की बताई, 12 साल से समाज सेवा करता रहा। वो तो एक पार्ट वाइज में तो भी करता रहता, अब भी करूँगा और करता रहूँगा। किस तरीके से आप करेंगे? चुनाव वगैरह लड़ने वाले? देखो, चुनाव तो नहीं कह सकता कब कल का भविष्य क्या है, क्योंकि आदमी जो है भूत भविष्य, जो मैं 3 बिंदु पे लेकर अध्यात्म में चलता हूँ, आत्मा, परमात्मा और ये जो बीत गया वो सब बिंदु है, ड्रामा है, बिंदु है। आत्मा बिंदु देखी नहीं, परमात्मा बिंदु देखा नहीं, और जो बीत गया उसको देख नहीं सकते। तो 3 बिंदु है। तो अगर जनता, मेरे बुजुर्ग चाहेंगे तो ऐसा भी हो सकता है किसी क्षेत्र में अपना जो है जा सकते हैं और समाज, लेकिन सेवा आप लगातार करते रहेंगे। लेकिन दिमाग में जज्बा यही रहेगा कि समाज सेवा, सर्वप्रथम सेवा, राष्ट्र सेवा, सबसे बड़ी सेवा, ये दिमाग में हमेशा रहेगी और रहती रहेगी। क्या लग रहा है आपको, अगर आप फिलहाल में जो माहौल चल रहा है, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आप हैं, आज उत्तर प्रदेश के आप रहने वाले हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के खासकर, और उत्तर प्रदेश में आजकल एनकाउंटर का दौर ज़्यादा है, लेकिन आपने अपने समय में ही वो दौर बना दिया था। देखो, ये तो परिस्थिति के हिसाब से चलता रहता है, परिस्थिति क्या है, सरकार के नियम कायदे क्या है। एनकाउंटर तो बड़े बड़े होते थे, पहले डकैत रहते थे, स्टेशन लूटते थे, हमारे टाइम में भी स्टेशन लूटे गए, बैंक डकैती पड़ी, तो इनकाउंटर भी हुए, इनकाउंटर धड़ाधड़ इनकाउंटर हुए, हमने भी धड़ाधड़ इनकाउंटर किए। अब जैसे, लेकिन आज का जो टाइम चल रहा है, अपराध वास्तव में अपराध बहुत कम है और जनता को अपराध कम ही चाहते, क्योंकि सबसे बड़ा सुरक्षा का मुद्दा है, जनता सुरक्षित चाहती है। गवर्नमेंट किस तरह की, बहुत से देखा होगा आपने, सजा का गिराफ भी बढ़ गया, क्योंकि न्यायपालिका भी जल्दी जल्दी केस उड़ रही है। पहले इतनी सजा कम होती, लंबे टाइम तक होती थी, अपराधी जो माफिया टाइप के होते थे बचते रहते थे, अब न्यायपालिका भी जल्दी जल्दी केस उड़ के सजा दी जा रही। तो अपराधी पे तो चारों तरफ से सरकार, हमारी न्यायपालिका, हमारी जनता ये चाहती कि जल्दी से जल्दी अपराध कम हो, तो वो एक सब पार्ट है। तो आपको ये माना जाए कि जल्द ही प्रेमवीर राणा फिर से जनता के बीच में आने वाले हैं सेवा करने के लिए? मैं तो जब से होश संभाली
मैं तो जब से सन 74 से जनता के बीच में हूँ हाँ। और जब तक जीऊंगा तब तक जनता के बीच में रहूंगा, क्योंकि एक जो है जापान की एक थेरेपी है, हाँ, मैं पढ़ रहा था एक दिन उसको, अच्छा, इकोथेरेपी। वो उसका क्या कितना बड़ा उसमें लिखा कि जब तक ये आदमी की भावना, जब तक ये आदमी की उमंग, जब तक ये आदमी उत्साह है, हाँ, तब तक ही वो जिंदा है। हाँ, वो अपने पैसे से, अपने रईस से, अपने बिल्डिंग से, अपने फार्म हाउस से नहीं जाना जाएगा। वो उसके कितनी उमंग है। तो मैं तो उमंग मेरे साथ जिंदा है अभी, और मुझे जिस क्षेत्र में भी सेवा करने का मौका मिलेगा तो मैं जनता की सेवा करूंगा। क्या संदेश आप आज के युवा, आज के समाज और महिलाओं को देना चाहेंगे, क्योंकि आपने तो समाज में बहुत सारा समय बिताया। देखो, मैं महत्वपूर्ण संदेश ये देना चाहता हूँ कि हमारे किसी भी धर्म के मानने लोग, यहाँ एक किताब में ये भी लिखी, समाज कल्याण क्या, क्यों और कैसे। अच्छा, समाज का कल्याण कैसे होगा, आत्मा का कल्याण कैसे होगा, और क्यों जरूरी है और कैसे जरूरी है। क्योंकि अभी मैं आत्मा का चैप्टर चला रहा था, तो आत्मा, हर आदमी कोई मंदिर में जाता, कोई मस्जिद में जाता, कोई रोजे रखता, कोई उपवास रखता, कोई 9 दुर्गे रखता है। किस लिए? जब आपने बात छेड़ी थी किस लिए, तो ये सब चीज है कि भाई आप जो है समाज को एक श्रेष्ठ समाज कैसे बना जाए। इनका सबका उद्देश्य, सबकी संस्थाओं का, सबके धर्म का यही उद्देश्य है कि श्रेष्ठ समाज कैसे बना जाए। तो मेरा भी एक सपना है श्रेष्ठ समाज का निर्माण हो, क्योंकि मैं एक जो है आर्य समाज का, जैसे समाज सुधारक हमारे दयानंद सरस्वती थे, तो मेरा भी सपना है, क्योंकि मैं उनका एक निरंतर सिपाही हूँ। और एक निरंतर जब सिपाही रहता तो वो किसी के अंदर कोई जाति, कोई द्वेष, कोई क्षेत्रीयवाद उसके मन में पनपने नहीं चाहिए। वही मैं सोचता हूँ कि कोई नहीं, किसी छोटा बड़ा कोई नहीं होता। हाँ, रेस्पेक्ट बढ़ेगी करनी चाहिए। अगर हम रेस्पेक्ट बढ़ेगी नहीं करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं जो एक अकाउंट होता है, एक तो अकाउंट है लोकल अकाउंट किसी बैंक में खुल गया, एक हमारा अकाउंट परमपिता परमात्मा के यहाँ खुलता रहता, और वो हमारे कर्मों के आधार पर रहते। तो मैं अपने युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूँ, एक अपने समाज को एक संदेश देना चाहता हूँ कि नशा एक बहुत बुरी चीज़ है। नशा जो करे, नशा हो बुरी दशा, इससे बच के रहना चाहिए, क्योंकि इसमें 50% अपराध समाज में बढ़ते हैं। हमारे समाज में नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। और ये नशा ऐसी चीज़ है, ये आदमी बहुत से हमारे अपने जीवन में देखे कि अपना ब्लड काट के ही खुद ब्लड काटते और खुद नशा करते हैं। तो जब ये आदमी अपने ब्लड से, अपने जीवन से भी खेल सकता है नशे, तो नशा किसी का नहीं है। हमारे पिताजी कहा करते, अब भाई सुल्फैया यार किसके, नशा लगाए, नशा कराए सुल्फैया यार किसके, और दम लगाए किसके। तो ये तो किसी समाज के नहीं हो सकते, किसी के कुछ नहीं हो सकते। इसलिए समाज से मैं तो युवाओं को कहूँगा, और हमारे जहाँ जहाँ छोटी छोटी चीज़, जो जगह जगह एक शिविर लगे, जगह जगह हमारे बुजुर्ग बैठे और युवाओं में एक प्रेरणा भरे, क्योंकि युवाओं को क्या है, प्रेरणा स्रोत नहीं मिल रहे। जब तक जैसे हम समझते कि हमें प्रेरणा स्रोत मिले थे तो हम शायद यहाँ पहुँचे, अगर प्रेरणा स्रोत अच्छे ना होते तो हम भी कुछ गड़बड़ करते रहते। तो आज अगर सम्मान दिया जा रहा हम लोगों को, सम्मान अब भी हम लोगों को जो है, हमारे बुजुर्ग भी आशीर्वाद के रूप में होते, प्रेम भी, तुम कैसे हो, ठीक तो हो, ठीक तो हो ना। तो ये जब करके पूछते तो हमें बड़ा अपने पर गर्व होता कि हमें संस्कार थे अच्छे। इसलिए हम सबको जो है रिगार्ड की उम्र के हिसाब से और शुभ चिंतक उसके बढ़ने को करते, शुभ चिंतन करते। देखो, जब शुभ चिंतन करोगे तभी शुभ चिंतक किसी के बन सकते हो, बनाए जा सकते हो।